अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आपको मालूम है कि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यूएन जनरल असम्बली से खिताब किया, जो कि उनका सालाना खिताब था और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं और उसका हमने कल भी तजिया पेश किया था आपके साथ और अभी भी हम इसी हवाले से आज का जो शो है उसको हमने तरतीब दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट खिताब, क्योंकि पिछले साल का जो खिताब था आपको याद है, वो उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी इमरान खान ने और इस दफ़ा जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को उन्होंने रेज किया है। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात की। एक जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, आर्म्स रेस के हवाले से बात की, क्लाइमेट चेंज जो कि पाकिस्तान में बहुत कम अवेयरनेस है, उसकी बात की है उन्होंने। फिर मल्टीलैटरलिज्म के साथ साथ उन्होंने बात की है कोविड-19 के हवाले से, जो रिसेशन आया हुआ है और अपनी जो पॉलिसी उनकी स्मार्ट लॉकडाउन की है, उस वाले से उन्होंने बात की है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक वो न सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बल्कि वो एक डेवलपिंग वर्ल्ड के एडवोकेट के तौर पर भी बात कर रहे हैं। तो इसी वाले से आज हम इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ बड़ा ही एक पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाहिद अवान साहब, जर्नलिस्ट हैं और दानिश के नाम से वेबसाइट चलाते हैं, दानिश के नाम से इनका एक टीवी चैनल भी है। तो आज हम उनको वेलकम करते हैं। दानिश भाई, अब दानिश के हवाले से शाहिद भाई। तो शाहिद अमान साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ दूसरे एक और शाहिद, डॉक्टर शाहिद, जिनको आप जानते रहे और हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में शामिल होते रहते हैं। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब हैं, लंदन पोस्ट के एडिटर हैं, उसमें लिखते हैं और पढ़ाते भी हैं और मीडिया वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के हवाले से चाइना के ऊपर बड़े स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शाहिद अमान साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ कि कल आपने तकरीर सुनी होगी और पिछले साल भी आपने तकरीर देखी होगी, तो उसमें क्या आपको लगा कि कल की जो स्पीच थी, जाहिर है वो जरा वर्चुअल थी, वो वाली जो पिछली दफा एक इमरान में वो एक जान नजर आ रही थी, वो इस दफा वो वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी जो इश्यूज उन्होंने रेस किए हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वर्चुअल का और फिजिकल प्रेजेंस का जो एक फ़र्क होता है वो नज़र आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज का वो उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कल की तकरीर उनकी पिछली तकरीर से बहुत सवालों से बेहतर थी। यानी एक तो उसमें मुझे वो ज़्यादा वेल कंपोज़ लगे, ज़्यादा स्टेट्समैनशिप उनके अंदर नज़र आई और ज़्यादा टॉपिक्स को उन्होंने बहुत कम वक़्त में बहुत कंपोज़्ड अंदाज़ में उनको मौज़ू बनाया अपनी तकरीर का। और अगर पिछली तकरीर की कंटिन्यूएशन में इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान को शायद कि बहुत अरसे बाद पहला लीडर ऐसा मिला है जो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर है, जैसा आपने अभी कहा, एक थर्ड वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर के इमर्ज होकर सामने आ रहा है। इंटरनल पॉलिटिक्स में जो भी उनके मसले मसाइल हैं, इश्यूज हैं, एतराज़ात हैं, गवर्नमेंट पे होते हैं, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम आया वो सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का ऐसा एक अच्छा स्टेटमेंटशिप का मुजाहरा, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा आइकन, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा कॉन्फिडेंट लीडर, ये हमारी आंखों ने इससे पहले नहीं देखा था। तो सच्ची बात है कि पाकिस्तान के अवाम, चाहे वो उनके साथी मुखालिफ ही क्यों ना हो, वो भी जब उनको इस तरह से बोलते हुए देखते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। और इसमें एक वजह शायद ये भी है कि मेरा ख्याल है कि जब वो अंग्रेजी में गुफ्तगू करते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ, तो उस वक्त उनका पोस्टर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी प्रेजेंटेशन, इवन उनका कंटेंट, वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होता है। तो वो आई मीन उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। और फिर जितने मौजूद को उन्होंने टच किया थोड़ी सी देर में और कितने कंपोज अंदाज में किया, मेरा ख्याल है ये दैट इज समथिंग मार्वलस। डॉक्टर शाहिद, आपका क्या ख्याल है? जो टॉपिक्स उन्होंने चूज किए, वो मेरा ख्याल है कि हर टॉपिक अपने तई एक बहुत ही जामे और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक था। आपके नजदीक अगर मैं पूछूं आपसे कि तीन इश्यूज जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से थे? वेल आई थिंक मेरे ख्याल से जो स्पीच राइटर थे इमरान खान के, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जो अपनी स्पीच की वो बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट, जिसको हम हम्म, कहते हैं राइट ऑन द बॉल। हम्म, जो तीन उन्होंने इश्यूज लिए वो पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इस वक्त, एफएटीएफ और फाइनेंशियल टेररिज्म, जिसपे उन्होंने बैंक्स को और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में उनको एक्सपोज किया कि इस 2020 के अंदर ये टैक्स फ्री सेफ हेवन्स और ये टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस और अ, ये कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, कि जिसमें और जब सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बात की कि जो ग्लो जैसे जियो है, जैसे ये गूगल है, या जैसे फेसबुक है, ये जिन कंपनीज का प्रॉफिट जहां से जनरेट होता है ये उसको टैक्स देंगी। ये बात आज हम्म, तक कभी किसी लीडर ने नहीं कही।
और इसके अलावा जो है कश्मीर के ऊपर उन्होंने बात की, वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। और फिर उन्होंने पैलेस्टाइन का इशू जो है वो बताया कि भाई पैलेस्टाइन का इशू मुस्लिम वर्ल्ड के लिए और पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान एक 200 बिलियन से ज़्यादा लोगों का एक मुल्क है, एक न्यूक्लियर कंट्री है। हमारे जो इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन पूरी दुनिया जो हमें देखती है वो हमें नवाज शरीफ या बेनज़ीर के वजह से नहीं देखती, बल्कि वो हमें हमारी स्ट्रेंथ की वजह से देखती है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। और दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसीज जो हैं वो हर साल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करती हैं, उसको देखती हैं कि लोग कैसे हैं, उनका जेनेटिक कोड कैसा है। उसमें वो उसको उस नज़र से देखते हैं। हाँ और करप्शन जो है उसमें एक ऐसा एलिमेंट है कि उन्होंने इस चीज़ को, जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम है उसमें उन्होंने देख लिया कि हमने पाकिस्तान को काबू करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स जो है वो चाहिए होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ में एक जनरल आ जाए फौज का और एक हाँ पॉलिटिशियन आ जाए तो फिर हम पूरे मुल्क को, और फिर ब्यूरोक्रेसी अगर हमारे साथ हो तो हमारी 25,500 के करीब ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स ऐसे हैं जिनके पास फॉरेन नेशनलिटीज हैं, ब्रिटिश हाँ मतलब पुलिस के अफसर हैं जिनके पास ब्रिटिश नेशनलिटीज है, कनेडियन, अमेरिकन, स्विस। मतलब मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि ये दिस इज नॉट अबाउट डुअल नेशनल जैसे हाँ हम और हाँ आप। सही। ये वो है कि आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं लेकिन आप फॉरेन नेशनल्स नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर आपने पुलिस की नौकरी करनी हो लंदन के अंदर या हाँ किसी MI5 में, MI6 में जाना हो, तो उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि एक पेरेंट आपका मकामी होना चाहिए, यानी एक पेरेंट आपका ब्रिटिश हो। और ब्रिटिश, आप भी अगर ब्रिटिश बॉर्न नहीं है या ब्रिटिश बॉर्न है, तो उन्होंने अपनी जो, यानी इस मुल्क के अंदर इतनी तमाम तो फ्रीडम ऑफ होने के बावजूद हाँ बरतानिया में एक कैथोलिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता बाई लॉ। लेकिन पाकिस्तान में आपको वो शिया सुन्नी के ऊपर उलझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि पाकिस्तान के कई जो है हम इस तरह की चीजों में डिस्क्रिमिनेट ही नहीं करते। हाँ तो नहीं करता। ये वो चीजें हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, हम्म, इमरान खान ने जो वाज स्पॉट ऑन, और उसने बिल्कुल क्लियर करके बता दिया कि ये हमने इसको कैसे, और स्पेशली जो FATF को उन्होंने एड्रेस किया। आपको हाँ। इल्म है उस कि पे मैं मैं आता इस हूँ। पे कुछ मैं उस पे आता हूँ क्योंकि ये तो आपका फील्ड है ना, इस पे तो मैं चाहता हूँ आप आज जरा थोड़ा सा थ्रेड बेयर इसको जरा टेक ऑन करें और देखते हैं कि इसमें क्या आगे चल के करते हैं हम। लेकिन मुझे ये बताएं शायद अवान साहब के एक जो कश्मीर का मसला है उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ही दबंग किस्म का, जो पिछली दफा तो खैर उनकी तकरीर जो थी वो तो खैर जबरदस्त थी, इस दफा भी उन्होंने जो इशू है कश्मीर का उसको रेज किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो हिंदुत्व का नजरिया है, RSS का उन्होंने नाम लिया, फिर उन्होंने नाटजीज का कहा। तो ये जो क्लेंजिंग ऑफ मुस्लिम का उन्होंने कहा है कि जी वहां पे क्लेंज कर रहे हैं उसको, मुसलमानों को उधर से वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है, लिंचिंग हो रही है। फिर वो जो सिटीजन एक्ट है वो देखें, कोरोना के हवाले से मुसलमानों को ब्लेम किया जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट था कि दुनिया को बताया जाए कि भारत में जो इस वक्त हुकूमत है वो वहां पे क्या कर रही है और मुसलमानों के साथ कैसा और मिनोरिटीज के साथ स्पेशली क्या सलूक किया जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट था ये। देखिए, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से तो ये सबसे ज़्यादा अहम बात थी और रही है हमेशा से। और बदकिस्मती से इससे पहले जितनी भी हमारी हुकूमतें आई हैं, हमारे वज़राए आज़म आए हैं, वो कंप्लीटली फेल रहे हैं दुनिया को ये बावर करवाने में। मैं हरगिज़ ये बात मानने पर तैयार नहीं हूँ कि दुनिया का दबाव था या इंटरनेशनल टेररिज्म की जंग थी, जो सिचुएशन थी, हमने उस जंग में जो कुछ कंट्रीब्यूट किया, हमने जितनी कुर्बानी दी, हमने जितना पार्टिसिपेट किया और हमने जितना उसका बैकलैश भुगता है, उस लिहाज से तो हमारा हक ज़्यादा था कि हम इस पे बात करें और दुनिया हमारी बात सुने। हमने बात की नहीं, या अगर हाँ, की तो उस तरह से नहीं की, उस एतमाद के साथ नहीं की, जिस तरह इमरान खान ने पिछले साल UN में की थी। और उसके बाद से मुसलसल वो अपनी, जब भी उनको मौका मिलता है, उनकी स्टेटमेंट्स लिखी सामने आई है। उन्होंने जर्मनी के साथ, नाज़ीज़्म के साथ उसको जोड़ा, हिंदुत्व का लफ्ज़ या ये इस्तिलाह पहली मर्तबा ग्लोबल मीडिया पे इमरान खान की वजह से सामने आई है। हालाँकि ये हिंदी का एक मकामी वर्ड है, शायद ये हाँ 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 इंग्लिश सुनने वाले इससे वाकिफ भी ना हो। लेकिन उसके बाद एक क्यूरोसिटी ने जन्म लिया कि अच्छा भाई ये क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये फलसफा क्या है, ये नाजीज़म के साथ रिलेट कर रहा है, को रिलेट कर रहा है। तो आप देखें कि ये 1 साल के दौरान दुनिया में, दुनिया की मीडिया पे, इंटरनेशनल सिनेरियो में ये बातें अब होने लगी हैं। और हम्म, इंडिया के अंदर इसकी हीट, इसका असर ठीक ठाक उनको महसूस हो रहा है। इसकी ये हाँ वजह नहीं कि वहाँ पे आज ये चीज़ें पैदा हुई हैं, या इसकी ये वजह नहीं कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास नहीं था, ये हम इससे इफेक्ट नहीं हो रहे थे। सिर्फ और सिर्फ हम्म, द डिफरेंस इज इमरान खान।
सच्ची हाँ बात है कि इमरान खान की बाकी हुकूमत, गवर्नमेंट मशीनरी, हमारा जो डिप्लोमेटिक कोर है पूरा इंटरनेशनली, वो 100% क्या है, शायद 10% भी उस पर काम नहीं कर रहे उतना जितना उनको करना चाहिए था, जितना उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए पीएम को, तो सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो एलिमेंट भी यहाँ शामिल हो जाता है या हो जाए अब भी, तो शायद ये जंग बहुत जल्दी हम जीत सकते हैं और इस फ्रंट पे हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही है। बट इवन देन इमरान खान साहब की वजह से, उनकी स्पीच की वजह से, उनकी बातों की वजह से, उनके कॉन्फिडेंटली और टू दी पॉइंट, जिससे देखिए उनको पता है ना, वो सारी जिंदगी यूके में रहे हैं, उनको हाँ। पता है किस किस मुहावरे में बात करनी है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, कौन सी रग दबानी है, किस तरह से बात को प्रेजेंट करना है हम्म, आपने, ही नोज दैट। और वो उसको बहुत ही उम्दा अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम हम्म, पाकिस्तान में रहते हैं, आप लोग बाहर रहते हैं, आप शायद ज्यादा बेहतर इसके इम्पैक्ट का अंदाजा कर सकते हैं। यहाँ रहने वालों को तो नहीं होता, हमारे तो और बड़े हाँ। इश्यूज हैं। ठीक लेकिन बात। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी से, बड़ी खूबसूरती से, बड़ी दर्दमंदी से, तो बगैर किसी माजरत खाही के पूरा एतमाद अंदाज में ये हम्म, मुकदमा जिस तरह से पेश किया है, ये सच्ची बात है कि कश्मीरियों का ये हीरो और कश्मीरियों का लीडर बन के उभरा। जबरदस्त, क्या ये तो वाकई आपने अच्छी बात की है। अच्छा डॉक्टर शाहिद, यूएन स्पीच से पहले भी 2-3 दिन मेरे ख्याल पहले इमरान खान ने वो जो एक इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल पैनल ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी फॉर अचीविंग 2030, वो जो फैक्टी जिसको कहते हैं, जो कि साइड लाइन्स पे हुई थी 75th ये जो सेशन हो रहा है जनरल असेंबली का, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब $1 ट्रिलियन जो है दैट इज टेकन आउट ईच ईयर। ये जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, ये $1 ट्रिलियन यहाँ से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनसे ले जाते हैं। 20 to 40 बिलियन जो है वो ब्राइब्स की फॉर्म में है, और $7 ट्रिलियन जो है वो स्टोलन एसेट्स हैं जो कि पार्क हुए हुए हैं वहां पे सेफ हेवन्स में मुख्तलिफ जगहों पे। अब ये जो एक बात है कि 5 to 600 बिलियन जो है वो एवरी ईयर टैक्स अवॉइडेंस में चला जाता है। आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, मुझे बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट था इशू जो कि इमरान ने रेज किया। मेरे ख्याल से इस बार इमरान खान जो है ना दोबारा मुबारक के बाद के जो है वो मुस्तहक हैं। हम्म, जब इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर था यहाँ पे, तो हाँ मैंने उस वक्त एक जो 200 बिलियन डॉलर की जो बात हो रही थी कि जो स्विस बैंकों में है पाकिस्तान के, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ के डिफेंस थिंक टैंक में रेज किया था जब जनरल जो राहिल शरीफ वाज स्पीकिंग एट द कॉन्फ्रेंस। तो अच्छा। उस पे मैंने एक एमपी थे यहाँ के, चिश्ती साहब हैं हम्म, यहाँ बरतानिया में, मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा भाई आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे अगर पाकिस्तान स्विट्जरलैंड से पैसों की रिकवरी की बात करता है। हम्म, तो चूंकि वो लॉयर भी है, उसने मुझे एडवाइस किया कि अगर पाकिस्तान सिर्फ एक खत लिखते स्विस अटॉर्नी जनरल को, दैट वुड बी एनफ टू ट्रिगर द प्रोसेस। हम्म, तो मैंने एक लेटर लिखा बकायदा, यानी एक ड्राफ्ट लेटर बना के वो भेजा, पब्लिश किया उसको, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा, जिसपे हाँ मैंने वो लेटर जो है वो इसहाक डार की तरफ से लिखा कि, और वो मैंने स्विस अटॉर्नी जनरल के नाम लिखा उसके मुकम्मल, यानी अगर इसहाक डार अगर उसको प्रिंट आउट निकाल के टिकट लगा के भेज हम्म, देते तो दैट हाँ वुड बी सफिशिएंट एनफ टू ट्रिगर द रिकवरी ऑफ $200 बिलियन। क्योंकि वो जो लेटर लिखा गया था वो यूएन की जो स्टोलन एसेट रिकवरी यूनिट है, हाँ। यूनाइटेड नेशंस का एक ऐसा यूनिट है जिसको स्टोलन सार्स बोलते हैं, स्टोलन हम्म, एसेट रिकवरी यूनिट। तो वो यूनिट, हाँ। उसको उसके तहत, लेकिन स्विस बैंक के सिस्टम में तो स्विस लॉयर ने और स्विस मजिस्ट्रेट ने खुद ये कहा था कि हमारे पास पाकिस्तानियों के $200 बिलियन पड़े हुए हैं। तो हाँ वो हाँ। ये खबर तो स्विस बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। लेकिन जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम ला रहे हैं, उसने पार्लियामेंट में बात की सागदार ने। लेकिन जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई और इन्होंने उसको हम्म, फॉलो अप नहीं किया उसको, और वो जो बाजवा साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक थे जिन्होंने ये हाँ खत लिखना था, वो उस खबर को दबा गए। और ये एक सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के साथ जो फ्रॉड हुआ है कि भाई $200 बिलियन जिसको लाने का बात करते रहे इमरान खान साहब, पीटीआई, हाँ वो ऑल ऑफ हाँ। ए सडन वो $200 बिलियन किधर डिसअपियर हो। तो हम्म, ये पाकिस्तान की फाइनेंशियल टेररिज्म का सबसे बड़ा स्कैंडल है जिस पे प्रोब होनी चाहिए कि भाई जब एक स्विस बैंक, यानी स्विस गवर्नमेंट खुद कह रही है वो कह कि रही है, हाँ। हमारे पास $200 बिलियन हैं पाकिस्तानियों के पड़े हुए, तो हम्म, पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो लेटर है वो तो उसने खत ही लिखना था। तो यकीन करें कि वो उसको मैंने रहमान चिश्ती की एडवाइस पे लिखा था कि उसने मुझे ये एडवाइस किया है कि आप ये लेटर लिखें।
लेटर अच्छा, लिख दें। हाँ कमिंग बैक टू दी एफएटीएफ की जो आप बात करें, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो बिल्कुल एक ऐसे ही है जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच है या जैसे एमनेस्टी हाँ इंटरनेशनल हाँ। है। इस तरह के इदारे इन्होंने बनाए हुए हैं मुल्कों को ब्लैकमेल करने के लिए, हम्म, दबाने के लिए। तो जो ट्रांसपेरेंसी के अंदर सबसे पहले यहाँ 2015 में एक बॉन में कॉन्फ्रेंस हुई, हम्म, जिसमें उन्होंने कहा कि बैंकों के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो स्विट्जरलैंड ने ये वादा किया कि आप मुझे 2 साल दें, हम 2 साल के अंदर अपना सारा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना लेंगे। उसकी हाँ रीजन ये थी कि अमेरिका ने एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे उनके कुछ लोगों के अकाउंट स्विट्जरलैंड में ट्रेस हुए। तो हम्म, अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्विस गवर्नमेंट के ऊपर डाल के कहा कि भाई तुम हमें डिक्लेयर करो कि हमारे कौन से सिटीजन के एसेट्स तुम्हारे पास हैं। तो स्विस गवर्नमेंट ने वो लिस्ट दे दी थी अमेरिकन को। जबकि हम्म, पाकिस्तान की सिचुएशन के अंदर तो स्विस गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया था कि हमारे पास 200 बिलियन पड़ा है पाकिस्तानियों का। और जिसमें हाँ मैंने वो खुद स्टोरी फाइल की थी, जिसमें $45 बिलियन तो कुछ नेम्ड लोगों के भी थे जिनके नाम भी सामने आ गए थे। तो हाँ इतनी बड़ी जो फ्रॉड हुआ है पाकिस्तान के साथ इस सिचुएशन के अंदर, और फिर जब एफएटीएफ के अंदर उसको आते हैं तो पाकिस्तान को तो सबसे पहले यानी 2018-19 में मैंने ये इशू रेज किया था कि पाकिस्तान को तो एफएटीएफ की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना चाहिए कि भाई तुम यूरोप में बैठ के, फ्रांस में हम्म, बैठ के तुम हमें कैंसिल ये कर रहे हो। और जब हाँ जितने बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं वो यानी बर्तानिया में तकरीबन $800 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है यहाँ, हुई भी है। जो हाँ एक हाँ रिपोर्ट के मुताबिक हमने वो सोशल मीडिया पे भी आजकल वो अवेलेबल है हाँ रिप्लाई। तो उन्होंने जैसे नवाज शरीफ साहब हैं या इस तरह के जरदारी साहब या पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, तो मैं उनको सैफ बोलता हूँ कि ये सेल्फ फाइनेंसिंग एजेंट है। यानी हम्म, ये वो एजेंट हैं गैर मुल्कियों के कि जो अपना हम्म, पैसा, जिसमें पंजाबी में कहते हैं कि अपनी खाओ तो साडी ले आओ, ये हाँ वाली मिसाल है कि ये अपने मुल्कों से पैसे भी चोरी करके लेके आते हैं और उसको ला के दूसरे मुल्कों में रखते हैं और उनसे फिर फायदे भी उठाते हैं। तो ये तो वो इसीलिए तो उनको वापस नहीं भेजते। जी, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से। और इमरान खान मेरे ख्याल से दोबारा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने इस वैली ऑफ द बीस्ट के ऊपर अटैक किया, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज थी जिसको आज तक कोई नहीं चैलेंज कर रहा था। और मैं बिफोर फिनिश मेरी पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर से बात हुई आस्ताना कजाकिस्तान में। तो मुझे वो कहने लगे कि डॉक्टर कुरैशी, ये जो ऑफशोर बैंकिंग है या टैक्स फ्री सेफ हेवंस हैं, ये यूरोपियन यूनियन का मसला नहीं है, दिस हम्म, इज वेरी ब्रिटिश थिंग, कि ये हाँ बरतानिया के साथ लिंक्ड है। हमारा यूरोप के अंदर कोई टैक्स फ्री सेफ हेवंस और इस तरह का जो है कोई मामला नहीं है। ये सब चैनल 4 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सब चीजें, यहाँ की जो स्टेब्लिशमेंट है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्वीन है, रॉयल फैमिली है, ये सारी टैक्स फ्री सेफ हेवंस उसके साथ लिंक्ड है। तो इमरान खान ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई जो कंपनियां बिजनेस पाकिस्तान में करें और हर हाँ फायदा पाकिस्तान से उठाएं और वो प्रॉफिट अपना जो है वो कहीं और जाके जमा करा दें। कहीं और ले ले। अच्छा, ये ये शाहिद दिस इज अमान साहब से जरा शाहिद अमान साहब, इसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जरूर कहें। और साथ साथ वो जो चार्ली हेब्डो वाला मामला उन्होंने रेज किया है वहां पे, कि जो कार्टून्स बन जाते हैं और हर दफा हम नया एक तमाशा शुरू कर देते हैं। अभी अभी भी वहां पे फ्रांस में रिसेंटली कल मेरा ख्याल है वाकया हुआ है, वहां पे किसी ने बच्चे ने खंजर किसी को मारा है वहां पे और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी सुना है पाकिस्तानी था कोई। तो अब ये जो सूरत हाल बन रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट था कि इसके ऊपर भी बात की जाती है यूएन में। देखिए, इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल है, क्यों ये अहम बात नहीं है, खासतौर पर मुसलमानों के नुक्ता नज़र से और बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानियों के नुक्ता नज़र से। बात यह है कि अगर आप आलम इस्लाम पर भी नज़र डालें तो ये सबसे ज़्यादा इस मामले पे जो सेंसिटिविटी पाई जाती है ऑन द पब्लिक लेवल, वो आपको पाकिस्तान में नजर आएगी। और सच्ची बात है कि यहाँ की जो हमारी पॉलिटिक्स है, खासतौर पर जब इलेक्शन करीब आते हैं तो उन दिनों जो जो इशूज अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारे वोटर को, लोकल पॉलिटिक्स को, उसमें एक ये इशू भी इशू के तौर पे मजहबी जमातें उठाती हैं और आवाम का जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो उनका मजहबी जज्बात है, उससे खेलने की कोशिश की जाती है। और इमरान हाँ खान के हवाले से खास तौर पे एक मखसूस किस्म के, आपको पता ही है, जो हमारे सियासी मुखालफी उन पर इल्जाम लगाते हैं। तो उस बैकग्राउंड में भी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है लोकल पॉलिटिक्स के लिए भी। और इंटरनेशनली अगेन वही बात है कि जो बात इमरान खान के मुंह से निकलती है और जिस अंदाज में, जिस टोन में निकलती है, वो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। यानी हाँ एक आध लीडर हमें और शायद दुनिया में नजर आता है, मुसलमान लीडरों में अर्दवान है या मलेशिया वाले हैं या इमरान खान है, ये तीन सही बात। लोग। और इनमें से भी इमरान खान इज द ओनली पर्सन जिसका सारा ब्राटअप खुद यूके का है, यूरोप का है। तो वो हाँ जितना उनकी नब्ज को जानता है, उनकी लैंग्वेज में बात करता है, उस अंदाज से बात करता है, तो उसका तो बहुत इम्पैक्ट है। तो मेरा ख्याल है ये इसका
अल्लाह ताला उनको अजर भी देंगे आखिरत में भी और इस दुनिया में भी। उनके लिए ये एक बहुत बहुत एक अचीवमेंट है कि उन्होंने इस तरह से उस पर खुल के बात की है। और उनकी खूबी यही कि वो जिस मौजूद पे बात करते हैं वो बहुत खुल के बात करते हैं, बड़ा ही हाँ हाँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आई आप कॉल स्पेड अ स्पेड। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट दिल से निकल रही है और दिल में उतर रही है। तो वो उस तरह का उनकी उनकी बात होती है, उसका डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट होता है, वो बहुत ठीक है। अहम अच्छा होता है। डॉक्टर शाहिद, ये जो आपने बात की है, मैं देख रहा था आपका एक आर्टिकल, और उसमें वो जो न्यू मैक्सिको के बिल रिचर्डसन हुआ करते थे, वो आपने एक सवाल किया उनसे, और ये जो ब्लीडिंग हो रही है चाहे गरीब मुल्कों की, उस हवाले से, और आपने उनसे नॉन स्टेट एक्टर्स का बैंकों के हवाले से पूछा। अब ये देखें कितना बड़ा इशू है कि जो बैंक हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है इनका। और बाय द वे, आज इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट मिली है कि इंडिया के 44 बैंक्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। अब ये देखें, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो हम कहते हैं कि जी टेरर फाइनेंसिंग, ये हमें हम पे इल्जाम लगाते हैं, टेरर फाइनेंसिंग तो ये कर रही है कि 44 बैंक्स जो अगर शामिल हो, जो कि बड़े बैंक्स हैं, तो कितने बड़े लेवल पे ये टेरर फाइनेंसिंग हो रही होगी। ये मैं आपको सुनाता हूं, आप ही का एक क्वेश्चन। राइट, प्लीज एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you. My name is Dr. Shahid Qureshi. I'm editor of London Post. Uh, I acknowledge the list of the gentlemen from Israel, but you haven't mentioned one of the non-state actors are the corrupt banking system, which is leading towards the terrorist financing, and that is also including those tax-free safe havens, which are also playing major role in war profiteering and terrorist finance. I would like panel to think about it and how we can handle those illegal and unethical banking systems in 2017. Right. That's, of course, you could say that citizens and consumers are pushing back because they see that. The effects of globalization. I happen to think globalization is inevitable. It's generally good. But I think that gentleman here asked a very good question. One of the non-state actors is, corrupt transnational corporations that hide their taxes, that abuse people, that are not accountable, that are not transparent. I think that is increasing, but at the same time, there are transnational companies that are good. And there's another entity that's a non-state actor that's powerful, and that's international NGOs that I think are doing very good work across the board. So those are my points. I think once again, I think we have to see the trends that are happening. They're not going to be permanent. I think you're going to see a revolt in the United States in the elections in a year. They're going to be candidates, the Democrats. We may win the House of Representatives. तो ये जो बिल रिचर्डसन हैं, ये आपको पता ही है, यूएन में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं अमेरिका को। तो ये क्या क्वेश्चन था, और ये फिर इसका क्या रिजल्ट निकला, और उसके ऊपर फॉलोअप क्या है? ये मैं आस्ताना में एक यूरेशिया मीडिया फोरम था 2017 में, तो मैं ब्रिटिश डेलीगेशन के साथ था वहाँ पे। तो टर्की के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर और ये एक इजरायली मिनिस्टर थे वहाँ पे, एक और थे, बिल रिचर्डसन साहब थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बात हो रही थी टेररिस्ट फाइनेंसिंग की, और कैसे जो है वो उसको, तो वो इजरायली जो मिनिस्टर थे उसने एक लंबी सी लिस्ट पेश की कि ये सारी चीजें हैं टेररिज्म में, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा तूने बैंक तो मेंशन ही नहीं किए। और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान में अब तक जितनी भी ये टीटीज और ये बैंकों की फेक बैंक अकाउंट्स की बात हो रही है, उन सारे सिस्टम्स में मैंने नहीं सुना कि आपने या नैब ने आज तक किसी बैंक मैनेजर को जाके अरेस्ट किया हो कि भी तूने जो बैंक अकाउंट कैसे खोला था तूने, ये बगैर आईडी के, बगैर, एक इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है। यानी मैं आपको बरतानिया का बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ने 2000 पाउंड अगर निकलवाना हो बैंक से, तो आपको बैंक को पहले बताना पड़ता है। बैंक को आपको कहते हैं कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए, तो बैंक आपको कहेगा अच्छा ठीक है तुम परसों आ जाना तो हम तुझे जो है ना वो दे देंगे। यानी बाय अपॉइंटमेंट है, आप एक बड़ी रकम बैंक से निकलवा भी नहीं सकते। और अगर आप जमा करवा रहे हैं तो वो बैंक का जो मैनेजर है आपके अकाउंट को देखते हुए वो एक बकायदा उसकी वो पर्सनल सिस्टम एडवाइस और पर्सनल हेल्प का एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। तो इन बैंकों में अरबों रुपया जमा हो रहा था, और इन बैंक के किसी मैनेजर ने, किसी वाइस प्रेसिडेंट ने,
किसी ने भी स्टेट बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई ये एक बंदा है, एक अननोन सा बंदा है, ये कभी आया भी नहीं यहाँ पे और इसके इतने अरबों रुपए आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के साथ जो फ्रॉड किया हुसैन लवाई साहब ने या इस तरह के जो और लोगों ने, वो ये करते थे कि पहले बैंक से कर्जा लेते थे, उससे एक प्रॉपर्टी खरीदते थे, उस प्रॉपर्टी से जो को बेच के तो पैसा बाहर भेज देते थे, बाद में वो जो करप्शन का पैसा होता था वो बैंक में जमा करा देते थे। मैंने आपको 30 सेकंड में पूरा एक स्कैम बता दिया है कि वो बैंक ने ये पूछा नहीं कि भाई हमने इतने अरब रुपया इसको 50 करोड़ रुपया हमने इसको लोन दिया, उस लोन से इसने प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी इसने बाद में बेच के उसके पैसे दुबई भेज दिए, तो पैसे वो जो वाइट हो गया और पीछे से जो करप्शन का पैसा था वो बैंक में जमा करा दिया, तो वो पैसा वाइट हो गया। अब ये वो स्मार्ट वाइट कॉलर क्राइम था जिसके ऊपर पाकिस्तान की ना तो अदालतें ट्रेंड है, ना के वहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो इन चीजों को समझते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये जो साहब इन्होंने रजा बाकर साहब को लेके आए हैं IMF से, इस बंदे ने जितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, इतना किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जब कोरोना हुआ और इस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो रेट है वो माइनस से यानी 0 से कम है। यानी उन्होंने जो हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड का इस वक्त का जो मौजूदा रेट मैं बता रहा हूँ आज रेट का, ऑफ इंटरेस्ट वो 0 से कम है और इसने 13% पे रखा हुआ था। तो इसका तो काम था कि ये पहले दिन ही उसको 6% पे ले आता। उससे क्या होता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी होती वो होती, लोगों के बिजनेस के ऊपर से प्रेशर कम होता। पाकिस्तान का जो एक दे विल हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन अदर थिंग, लेकिन IMF के बैकग्राउंड होने की वजह से इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए रजा बाकर को कि तूने जो है वो सारी दुनिया के जो बैंक्स थे वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रहे थे, तुमने अपना पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट क्यों नहीं बेसिकली कम आप ये कह रहे हैं कि जो बैंक्स हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होना चाहिए और वो भी एक नॉन स्टेट एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर। एब्सोल्युटली। अभी आपको जैसे ये GHQ में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी पिछले साल या इसी साल जो है, जिसमें तमाम बिजनेसमैन को बुलाया और तमाम बिजनेसमैनों ने इसमें ये अपना जो ये रजाक दाऊद साहब के भाई भी इसमें शामिल थे उस कॉन्फ्रेंस में, तो इन्होंने सारा अपना रोना रोया वहां पे। तो उसमें जब जो हमाद अजहर जो मिनिस्टर थे उन्होंने उन तमाम बिजनेसमैन को ये बताया कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाइनीज गवर्नमेंट ने भेजे। उन्होंने ये बताया कि आपकी जो ट्रेड है पिछले साल वो $12 बिलियन की हुई है चाइना के साथ, लेकिन आपने हमें जो इन्वॉइसेस जमा कराई हैं FBR में वो सिर्फ $6 बिलियन की है, तो आपने बाकी पैसे किधर भेजे? तो अगर वो जो $6 बिलियन इन्होंने चोरी करके पाकिस्तान से बाहर के बैंकों में भिजवाया है वो अगर पाकिस्तान में आ जाता तो फिर आपको IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं थी। इसका ठीक बात। मतलब है कि पाकिस्तान में ऐसे करेक्टर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी सॉवरेनिटी है उसको जानबूझ के वो सबोटाज कर रहे हैं। और जो बिजनेस कम्युनिटी है सो कॉल्ड वो उसमें सबसे ज्यादा उनका बड़ा रोल है। और मैंने उसमें एक आर्टिकल भी लिखा था कि द रियल गैंगस्टर्स मेट विद द आर्मी चीफ लास्ट ईयर। तो उस पे उन्होंने आर्मी ने इन तमाम लोगों ने इस पे सोचना शुरू किया कि बात तो ठीक है कि हमारा जो ये बिजनेस यहाँ से करते हैं, पैसे यहाँ से करते हैं सब कुछ, लेकिन जब ये एक्सपोर्ट करते हैं चीजें वो उस एक्सपोर्ट के जो पैसे आने होते हैं वो ये वो पाकिस्तान कहीं में और लाते रहते नहीं है। वो हैं। उसको ठीक बाहर बारी की थी हमारे फलां बैंक में जमा कराते फलां में कराते। तो ठीक उसमें ठीक। FBR जो है वो मुकम्मल तौर पे और ये टैक्स सिस्टम जो है ये मुकम्मल इन्वॉल्व है इसमें। इनकी मर्जी के बगैर आप ₹1 ये नहीं का हो भी वो नहीं कर सकते। सकता। तो ठीक ये वो सिचुएशन है जिसपे इमरान खान ठीक। के लिए चैलेंज काफी बड़ा है, एक लेकिन चीज इट शायद इज अवान डूएबल। साहब, शायद अवान साहब ये जो चैलेंज तो है ये बहुत बड़ा है, ये तो सही कह रहे हैं डॉक्टर शाहिद, लेकिन एक तो ये कि आज आज दोनों शाहिदैन हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं शाहिद अवान साहब को मैं अलहदा से बुलाता हूँ और इस डॉक्टर शाहिद को अलहदा से। लेकिन आपके साथ में 2 गवाह मौजूद हैं। दो गवाह मौजूद हैं, इसलिए मुझे बहुत जरा आज मैं बिल्कुल वो जो कहते हैं ना कि वो कांटे की तरह की जो एक रस्सी है उसके ऊपर चल रहा हूँ। तो ये मुझे बताएं कि ये नवाज शरीफ साहब वगैरह जो हैं इनका जो ग्रुप है ये तो पूरे के पूरा खानदान जो है अभी तक जो मुबैना तौर पर, और बल्कि वो तो साबित भी हो चुका है उनका कई चीजें जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। मनी लॉन्ड्रिंग के बादशाह कहा जाता है शहबाज शरीफ साहब को, ठीक है जी। और जाहिर है उसके बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली है। अब अगर ये देखा जाए तो उधर से हम ये देखते हैं कि इनका कैरेक्टर ये है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो उन्होंने जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने फौज की, उन्होंने जो कुछ भी कर सकते थे वो कर दी है, और कहते हैं जी कि जो भी कर रही है, जो बुराई है वो एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दी। अब ये जो सूरत हाल है, आज शेख रशीद साहब ने उनके ऊपर 10 क्वेश्चंस उठाए हैं और उसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो भारत के साथ हैं
और ये भारतीय एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं एज ए जर्नलिस्ट, आप किस तरह देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? देखिए, ये तो खैर इसको कहते हैं ओपन सीक्रेट है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और इवन दूसरे जो हमारे जरदारी साहब एंड कंपनी है, हम्म, ये तो इनके मामला तो ये अब तो खैर खुल के बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, नैब की तफ्तीश में बहुत सी चीज़ें आई हैं, कोर्ट्स में हाँ, कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी खुली हैं, ओपन हुई हैं, बहुत सी चीज़ें प्रूव भी हो गई हैं, सामने आई हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम, सच्ची बात है कि इस सब चीज़ को जानते हैं और समझते हैं, उनके लिए इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, कोई छंदे की बात नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पर जिस तरह की सियासत है और जो वोट देने का जो क्राइटेरिया है, जाहिर सी बात है उसकी बहुत सी वजूहत हैं, उसमें तालीम की कमी भी है, उसमें गुर्बत भी है, उसमें तासुबात भी होते हैं, उसमें बरादरीज़म भी है। ये सब चीज़ें मिलके इनको ऐसा एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं हमारे सियासतदानों को, जिस तरह आपने कहा नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब दोनों को, कि उनको मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, हम हाँ, कितना लूट पाट कर लें, वो खुल जाए ना खुले, मालूम हो ना मालूम हो, दो चीज़ें, एक हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा 19-20 के फर्क के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वोटर ने हमें फिर भी वोट देना है। और दूसरा उनको ये पता है कि अपनी इस जो उनकी नॉर्सेंस वैल्यू है, अपनी ये जो अवामी ताकत है, इसकी बिना पे वो किसी बड़ी सज़ा से भी बचने में यकीनन कामयाब होते हैं। यानी टेक्निकली अच्छा, उनको उनके लिए, कॉन्फिडेंस है ये? जी, यकीनन है। और हम्म, आप देख लें कि हर मरहले पे, हाँ वो कोर्ट में पेशी का मामला हो, हाँ वो कोई उनके खिलाफ सबूत आ जाते हैं, इवन वो पार्लियामेंट में जाके झूठ बोलते हैं, तो बाद में कोर्ट में एतराफ़ भी कर लेते हैं कि जी वो तो ऐसी थी बातें कि वो तो वहीं की कंजम्पशन के लिए थी। और आप देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो उनके वोटर को फ़र्क पड़ता है, ना किसी और चीज़ को फ़र्क पड़ता है। हम्म, तो ये एक अजीबो-गरीब, यानी ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के लोगों को या आवाम को पता नहीं है कि ये लोग क्या करते हो क्या करते हैं, ठीक है उसकी टेक्निकल तरीके का नहीं पता होगा, मेथोडोलॉजी हाँ, का नहीं होगा, वो अब सामने आ गई होंगी, लेकिन पता तो है कि इनका क्या किरदार है और क्या हरकतें हैं। लेकिन हम्म, बदकिस्मती है हमारी, अब अलबत्ता इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इसमें कितनी कामयाब होती है कितनी नहीं होती है, अभी तक तो कोई ख़ास कामयाबी इस सेंस में नहीं मिली कि आपने किसी को पकड़ के कोई बहुत सही किस्म की सज़ा हाँ, दे दी हो, या किसी के लूटे हुए माल को आप उसका कुछ हिस्सा भी इवन वापस लाने में कामयाब हुआ। जब तक ये चीज़ नहीं होती, पाकिस्तान के अवाम का ट्रस्ट सिस्टम में, इदारे में और गवर्नमेंट में बहाल वो नहीं होना होगा। बड़ा मुश्किल है, और उनका ये झूठा बयानिया बिकता रहेगा कि देखेंगे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये हाँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हम तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। ये बड़ी बदकिस्मती है। लेट्स होप कि ठीक बात। अगर ये आने वाले वक्तों में हाँ, कुछ हाँ, कंक्रीट चीज़ कर कर जाती है, कुछ डिलीवर कर जाती है, तो शायद ये जो सिलसिला आज तक पिछले 30, 40, 50 सालों में चलता आया, शायद ये टूटने लग जाए, या कम से कम कमज़ोर ज़रूर हो जाए। हाँ, लेट्स सी हाँ। क्या होता है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्यों डॉक्टर शाहिद, मुझे जरा बताएं कि ये जो स्पीच थी, इसमें एक चीज के बारे में मैं जरूर आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, वो ये है कि जो भी ये जर्नलिज्म का भी बेसिक असूल है कि जो भी आप स्टोरी फाइल करते हैं उसके ऊपर फॉलो अप भी जरूर होना चाहिए। और जो पिछले साल इमरान साहब ने स्पीच की कश्मीर के हवाले से, उसके ऊपर भी फॉलो अप होना चाहिए था, जो कि मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि उतना नहीं हुआ जितना कि जरूरत थी। और अब जो भी उन्होंने की है, इसके ऊपर भी फॉलो अप की अशद जरूरत पड़ेगी, कश्मीर के हवाले से भी, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी। तो दीगर जो इश्यूज उन्होंने रेस किए हैं, ये अगर एक दफा वन टाइम वो करके आ जाएंगे तो वो फिर वही बात होगी कि नशिस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन। लेकिन जब तक फॉलो अप नहीं होगा, ये काम नहीं चलेगा। डू यू एग्री विद इट? वेल अगर आप मेरे से पूछें कि इसको नंबर 1, 2, 3 की प्रायोरिटी में आप इसको कैसे देखते हैं, तो हाँ, मैं नंबर 1 की प्रायोरिटी में रखता हूँ कि इकोनॉमी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी दुनिया में कोई बात नहीं सुनेगा। और हाँ, फौज को और या नॉट फौज फौज एक तो अ, एक जो है ना वो एक सर्विस की तरह होती है, उसको उससे कोई पैसे नहीं कमाने, उसने को आपको पैसे कमा के नहीं देने होते। जिस तरह फायर ब्रिगेड है या जिस तरह पुलिस है, ये तो सर्विस के महकमे है ना, इनसे आप तवक्को तो नहीं ठीक। करते कि ये आपको पैसे कमा के दें। लेकिन जो सिचुएशन है, जो न्यूसेंस वैल्यू है, वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है एसएचओ से। पाकिस्तान में लाहौर में उन्होंने एक ईमानदार अफसर लगाने की कोशिश की है, तो नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया है, उमर शेख का, कि उसने ये फलां बात हाँ, की। नवाज शरीफ ने जब ये 85 में पहली दफा ये आए,
तो इन्होंने पूरा एक बैच जो था वो ग्वाल मंडी के लोगों का ASI भर्ती हुए, हाँ हाँ जिसमें वो जो बिल्कुल। ताहिर आलम जो था वो IG तक हम्म, पहुंचा। हम्म, वो सब के सब पूरे का पूरा पंजाब पुलिस का बैच जो था। और जो इमरान खान जिस चीज को लैक करता है वो ये है कि जो जरदारी ने और नवाज शरीफ ने जो सिस्टम बाईपास किया था कि ये डायरेक्ट पटवारी को करते थे फोन, डायरेक्ट हम्म, SHO को फोन करते थे, तो वो गवर्नेंस का सिस्टम सारा ब्रेकअप हो गया। जब हम्म, आपके साथ एक SHO हो, और मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ, मैं जरदारी साहब को तो नहीं जानता, लेकिन नवाज शरीफ को, इस फैमिली को तो मैं बहुत, हमारे इलाके का MNA भी रहे हैं नवाज शरीफ साहब, हम्म, वो मुझे हम्म, जाती तौर पे भी जानते हैं वो। इन लोगों को और या इन जैसे लोगों को डील करने के लिए फौज जो है ना वो बड़ी नरम सा जेंटलमैन टाइप, इनके साथ को बकायदा सब इंस्पेक्टर ASI टाइप बंदा जो है ना वो इनके साथ ज्यादा अच्छा तरीके से डील करता है। आप किसी SHO को दें ना कि शहबाज शरीफ के साथ इन्वेस्टिगेट करनी है, पैसे निकलवाने हैं, तो वो आपको 8 घंटे के अंदर अंदर सारे पैसे दे देगा निकलवा के। हम्म, लेकिन आपने जो ये होम्योपैथिक तरीका शुरू किया हुआ है, आप इनके ये जो माफिया है हम्म। ये माफिया बार बार फौज को ट्रिक करती है और फौज इनसे ट्रिक हो जाती है। तो आप बेसिकली ये तो कह रहे हैं मैंने कि होम्योपैथी की बजाय सर्जरी की शुरू कर देनी चाहिए। नहीं हो, मैं ये कहता हूँ कि ये जो बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम है, यानी हम्म, ये बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम एक चीज है कि हम्म, जिसका मतलब ये होता है कि एक वाइफ जो है वो बार हम्म, बार अपने अब्यूसिव हस्बैंड के साथ बार बार जाती है। आपने हम्म, नवाज शरीफ को 3 दफा वजीर आजम बनवा दिया और आप हम्म, ये तवक्को कर रहे थे कि नवाज शरीफ आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो नवाज हम्म, शरीफ के साथ हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है उसकी। हम्म। वो और शुरू वो से चेंज नहीं ही हो सकती। देखें, नवाज शरीफ को जो कारगिल के ऊपर जो टेप दी थी जनरल अजीज की और मुशर्रफ की कन्वर्सेशन की, वो इंडियन एम्बेसडर ने दी इंडियन थी। है, हाँ इंडियन है। नवाज शरीफ ने जो अजमल कसाब का जो नाम लिया, मेरी IG महाराष्ट्र से खुद बात, मैंने IG महाराष्ट्र से बात की और IG महाराष्ट्र ने ये कहा कि अजमल कसाब जो था वो मुंबई अटैक से पहले हमारी एजेंसीज के पास था और हम्म, उसने महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया हुआ था 2016 के अंदर के मुंबई अटैक्स की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन हम्म, नवाज शरीफ साहब ने अभी पहले ही दिन ही बाद कि जी मैंने पता करवाया, वो अजमल हम्म। कसाब तो हमारा आदमी है, ब्ला ब्ला। और तो उसने पूरा एड्रेस दे दिया। उस बात को कुलभूषण केस के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इंडियन लॉयर ने एज एन एविडेंस प्रेजेंट किया। एविडेंस होगी, हाँ तो हाँ, नवाज ठीक कहा। शरीफ, अगर ठीक। मैं आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ अगर बरतानिया का शहरी होता और इस तरह की हरकत करता, आप बिलीव करेंगे उन्होंने इसको रिवर टेम्स में दफन कर देना था। लेकिन हम्म, पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है कि जो जनरल्स हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं, वो उसने मोदी को अपने घर बुला लिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अल जजीरा पे कहा कि भाई नवाज शरीफ ने जामनगर रिफाइनरी, जो अंबानी की रिफाइनरी थी, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, उसकी इंश्योरेंस कंपनी, उस इंश्योरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब ने अपना रोल प्ले किया और अमिताभ बच्चन और PK मिश्रा ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की उनके फ्लैट में जाके। तो जो ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी थी रिलायंस, उन्होंने उसकी प्रीमियम आधा कर दिया, क्योंकि वो जो रिफाइनरी थी पाकिस्तान से 80 मील के फासले पे है। हम्म, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि भी अगर जंग होगी पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान सबसे फिर क्या पहले इसी को उड़ाएगा। तो नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं क्या गारंटी दी उनको कि जंग नहीं होगी या मैं नहीं होने दूंगा। वो इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत कम प्रीमियम पे उसकी इंश्योरेंस कर दी। तो इनके अंबानी के साथ, यानी मलिया लोधी से मैंने पूछा, मैंने कहा भी तुमने जो अंबानी का जो बड़ा दूरू भाई अंबानी था, तुमने उसको 5 साल का वीजा कैसे दिया यहाँ से लड़ने। हम्म, तो उसने कहा, मैंने आपको पता है कि वो एम्बेसडर जो होता है उसके पास इख्तियार होता है कि वो किसी को भी वीजा दे किसी को सकता है। भी भेजा दे तो सकते। मियाँ साहब ने दूरू भाई अंबानी को लंदन से 5 साल का वीजा दिलवाया, बिकॉज वो वाजपेयी का एक क्लोज एमेजरी था। हम्म, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब आपको इतनी ओवरवेलमिंगली एविडेंस मौजूद हो कि एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहा है, आप उसको बार बार इस तरह का मौका, वो कौन सी ऐसी साइंस है जो मुझे समझ नहीं आती या इसरार कसाने को समझ नहीं आती। हम यहाँ बैठे हुए हैं लंदन में, हम आपको डिफरेंटली देखते हैं हम्म। एज कंपेयर टू जो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर रह रहे हैं। हमारी रीडिंग जो होती है वो नहीं तो फिर अ, आप क्या कह रही हैं, आप क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है ये इंडियन एजेंट है। मैंने तो ये तो अभी की बात नहीं है, मैंने एक आर्टिकल में लिखा था कि ये ISI के जो एक अफसर थे, वो जब ये इसको नवाज शरीफ को 1978 में रॉ ने हुक किया दुबई से, जब ये गए दिल्ली, तो ये हुक हो गए थे रॉ। और ISI ने अपने डॉक्यूमेंट से इसको बकायदा रिपोर्ट किया कि ये बंदा जो है इसको रॉ ने हुक किया हुआ है और इज ऑन देयर साइड। और उसके बाद मुसलसल, यानी ये तो रिकॉर्डेड बात है, मैं आपको इसका रेफरेंस भेज देता हूँ, जो जिन्होंने अपनी किताब में लिखा, वो
अफसर अभी भी जिंदा है, इज कमोडोर इन नेवी, और उन्होंने रिपोर्ट, ही वाज द ऑफिसर एक्चुअली हु रिपोर्टेड दिस व्हेन ही वाज इन द आईएसएफ। तो ये तो रिपोर्टेड बात थी। अब बात की जो गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने उसको उस पर एक्शन नहीं लिया या उस पर उन्होंने अलर्ट नहीं लगाया, ये एक अलग इशू है। लेकिन जो एजेंसी होती है उसने तो अपना काम कर दिया था। कर अब दिया। जो जो चलें, बाद के अंदर जो काम होते रहे उसके अंदर तो मैं फाइनल वर्ड शायद अवान साहब, ये तो इन्होंने तो सर्टिफिकेट जारी कर दी है, अब आपका क्या ख्याल नहीं, मैंने नहीं जारी किया, ये आईएसआई ने जारी किया था। बहरहाल उन्होंने भी अच्छा, आईएसआई के सर्टिफिकेट का जिक्र किया है और मेरे पास कोई ऐसी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं किसी की शेयर कर सकूं। लेकिन बहरहाल जितने सवालात हैं और जितने सबूत हैं वो इतने वैलिड हैं कि आप उनको आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम अगर ब्लैक एंड वाइट में इस तरह की कोई बात ना भी करें, कोई इल्ज़ाम ना भी लगाएं, ठीक है, हम कुछ गुमानी भी रख सकते हैं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी देने को तैयार हैं। लेकिन बाई सेल्फ ये सारी चीज़ें, ये जितने इकदाम उनकी जाने से सामने आए जिसको डाउट होता है, तो क्या ये किसी मुहद्दे वतन शख्स से ऐसी तवक्को की जा सकती है? या ऐसा ये काम अगर कोई आम शहरी करे तो क्या हमारे हमारे इदारे, हमारी एजेंसियां, हमारा कानून और हाँ, हमारी सिविलियन गवर्नमेंट उसको छोड़ देगी, उससे बातपूछ नहीं होगी? तो सवालात तो उठते हैं, बहुत बड़े सवाल है, बड़े वैलिड सवाल है, उनसे बात ठीक होनी बात। चाहिए। क्यों नहीं होती? चलें, ये है वन वाला क्वेश्चन। ये दैट इज बिल्कुल द ठीक पॉइंट। बात है। क्यों नहीं जस्ट होती? बिफोर और यू गो, एक लफ्ज मैं कहना चाहूंगा कि मैंने हाँ, इसहाक डार से लंदन में यही सवाल पूछा, यहाँ के एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी आए हुए थे, हम्म, कि आप मुझे बताएं कि जामनगर रिफाइनरी के साथ आपका क्या ताल्लुक है। तो हम्म, मुझे इसहाक डार ने पंजाबी में कहा था कि जी वड्डे मियाँ साहब को पता है। तो मैं हम्म, और मैंने यही सवाल मुशाहिद हुसैन से भी पूछा था, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था नवाज शरीफ का, हाँ, ठीक। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का। तो उन्होंने ये कहा कि यार ये इल्जाम तो मुशर्रफ ने भी नहीं लगाया। मैंने कहा दैट्स नॉट द पॉइंट, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, यू आंसर द क्वेश्चन। क्या ऐसा हुआ है, क्या जामनगर रिफाइनरी के अंदर इनका कोई रोल था? तो उसने मुझे ये चलें, जवाब दिया ये कि जो जी ये सब हमारे इदारे हैं, ये मेरा ख्याल है कि उनको भी चाहिए कि एक तो हमें हमें ये महसूस ही होता है कि जैसे कि ब्लू आइड बॉय हैं वो, जो जो कुछ भी कर लें उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन मुझे इतना जरूर कहना है कि प्रेसिडेंट रेगन ने एक दफा कहा था कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। आप अपने लीडरों को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उनको वेरीफाई भी जरूर किया करें, उन्हें देखना जरूर चाहिए। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, शाहिद अमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे रब्ता भी रहेगा, हम दोबारा आपको इंशाल्लाह किसी दिन इकट्ठा करेंगे और फिर गपशप लगाएंगे। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसरा किसाना को इस खूबसूरत शाहिदैन के पैनल के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।